मैं पीछे है तुम ब्रो, मैं एक अकेले कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। What happens after that? Does आत्मा really exist? Let's see. अगस्त 1991 अमेरिका के फीनिक्स शहर का बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इस अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में एक 35 साल की औरत पैम रेनॉल्ड्स लेटी हुई है। पैम के ब्रेन में एक नस गुब्बारे I love the way he start his video with his story. मजा आता है भाई ऐसे की तरह फूल चुकी है और कभी भी फट सकती है। डॉक्टर्स पैम से कह चुके हैं कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। उनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बेहद रिस्की ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिनमें मशीन्स के जरिए उनकी दिल की धड़कन पूरी तरीके से रोक दी जाएगी और फिर उनके सर को खोलकर ब्रेन से सारा खून बाहर निकाला जाएगा। सुनने में ऐसे मौत नहीं हो जाएगी, मतलब दिल की धड़कन रोकना है। आई थिंक दैट्स डेथ। काफी डरावना लगता है, लेकिन डॉक्टर्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो तुरंत इस ऑपरेशन को शुरू करते हैं। पैम की आंखों पर टेप लगाई जाती है और दोनों कानों में छोटे छोटे स्पीकर होते हैं जो लगातार क्लिकिंग साउंड्स के जरिए ब्रेन का रिस्पॉन्स नाप रहे हैं। एक क्लिक से मशीन ऑन होती है और पैम के दिल की धड़कन रुक जाती है। उनके ब्रेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ब्रेन वेव्स नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे डिटेक्ट करके कहा जा सके कि पैम अभी भी जिंदा है, क्योंकि मेडिकल साइंस की हर डेफिनेशन के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पैम मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। पैम वापस होश में आ जाती है और होश में आने के बाद पैम कुछ आ जाती, मतलब क्या, मतलब मौत को छूकर से वापस आ जाती है, मतलब कुछ ऐसा कहती हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स दंग रह जाते हैं। पैम कहती हैं कि वो ये पूरा ऑपरेशन ऊपर से देख रही थी। And I was then looking down at the body. I knew it was my body, but I didn't care. उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में हुई हर एक चीज को बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया जैसे वो असल में। Either two things can be happening. वो कर रही है सब फेम के लिए, पर यार फेम के लिए कर रही होगी सब, ये खाली मतलब फेमस थी। उन्होंने उस हड्डी काटने वाली आरी की भी एग्जैक्ट शेप बताई जिससे उनके सिर का ऑपरेशन किया गया था। I remember. मतलब वो देख रही थी, मतलब उसको सर फाड़ा जा रहा था, like she was literally seeing that. The instrument in his hand. It looked like the handle of my electric toothbrush. इसके साथ ही उन्होंने सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में हुई बातचीत को भी दोहराया। Let's continue carefully. Keep the field clear. Retractor in place. वो जानती थी कि डॉक्टर्स आपस में क्या बोल रहे थे ऑपरेशन के दौरान। पैम ने कहा कि उस वक्त उन्हें कोई दर्द, कोई सफरिंग, डर या एंजाइटी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये सब उन्होंने ऊपर से होता हुआ देखा। ये सब होना एकदम इम्पॉसिबल था क्योंकि उस वक्त उनका ब्रेन बंद था। Maybe she was having a hallucination, but hallucination भी कैसी होगी भाई जबकि वो जिंदा ही नहीं थी। सील्ड थी और कान ब्लॉक्ड थे। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ये सब एक्चुअली में कैसे देखा और सुना, ये बात पता चलते ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। While undergoing brain surgery, she says she left her body and actually watched her own operation. क्या वो पैम की आत्मा थी जिसने ये सब होते हुए देखा था? क्या फाइनली हमें पता चल गया था कि मौत के बाद क्या होता है? आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी, ये दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और रहस्यमय सवालों में से। Same bro, I love thinking about that. I don't know why people take that as a negative कि भाई मौत है। I think it as कि मजा आता है, और मेरा थोड़ा डर ये है, because as a rationalist, as a person who believe in logic and reasoning, मुझे डर है कि शायद मौत के बाद कुछ ना हो, like it just ended after that. इंडोनेशिया में 85%, अमेरिका में 70%, ब्राजील में 66% और इंडिया में भी 43% लोग मानते हैं कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है। दुनिया के हर मेजर रिलीजन में आत्मा की बात की गई है, स्वर्ग और नर्क की बात की गई है। तो सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? क्या साइंस को यहाँ पर आफ्टर लाइफ का कोई सबूत मिला है? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं साल 1901 से, जब एक डॉक्टर ने आत्मा को तराजू पर तोलने की कोशिश की। अमेरिका के हैवर हिल शहर में जाने माने सर्जन डॉक्टर डंकन मैकडॉगल 4 साल से ये इस्तेमाल करता है भाई, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि आत्मा असल में एग्जिस्ट करती है। उनका लॉजिक सिंपल था कि अगर आत्मा सच में होती है तो उसे स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, और जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका वजन भी होगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक इंसान का ठीक मौत के वक्त
वक्त वजन तोला जाए और जब आत्मा उसका शरीर छोड़ रही होगी, अगर जरा सा भी वजन गिरता है तो ये वजन आत्मा का होगा। मैकडॉगल ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उन्होंने एक बड़े तराजू पर पूरी चारपाई फिट कराई और उस पर टीबी के एक मरते हुए मरीज को लिटा दिया और जैसे ही उस मरीज की मौत हुई, तराजू की सुई नीचे गिरी और शरीर का वजन अचानक से लगभग 21 ग्राम कम हो गया। रियली 21 ग्राम? इस 21 ग्राम को आत्मा का वजन बताया गया और ये खबर दुनिया भर में फैल गई। ये बात आज तक भी पॉप कल्चर में जिंदा है। हॉलीवुड ने तो 21 ग्राम नाम से एक पूरी मूवी भी बना डाली। They say we all lose 21 grams at the exact moment of our death. मैकडॉगल ने कुल 6 मरीजों पर यह सेम एक्सपेरिमेंट किया था और 1907 में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स अमेरिकन मेडिसिन जर्नल में पब्लिश करी। लेकिन स्टडी पब्लिश होते ही इस पर सवाल उठने लगे। क्रिटिक्स ने कहा कि वजन में ये गिरावट पसीने और सांस में मौजूद वाटर वेपर के इवेपोरेट होने की वजह से थी। क्रिटिक्स कहने लगे कि पक्का यही कारण होगा एक्चुअली। तो क्रिटिक्स को शांत करने के लिए मैकडॉगल ने अपने बार में तराजू निकाला और 15 कुत्तों पर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। पता है क्या रिजल्ट निकला? एक भी कुत्ते की मौत के बाद उसका वजन नहीं गिरा। और यहां पर मैकडॉगल ने वो किया जो किसी भी साइंटिस्ट को कभी नहीं करना चाहिए। आत्मा के वजन की अपनी थ्योरी पर रीथिंक करने की जगह, दोबारा सोचने की जगह, मैकडॉगल ने कहा कि बाइबल के हिसाब से जानवरों में आत्मा नहीं होती, इसीलिए कुत्तों का मौत के वक्त वजन नहीं गिरता। कुछ क्रिश्चियन लोगों ने कहा वाह बढ़िया थ्योरी है, बिल्कुल लॉजिकल सेंस की बात कही है। और इस बात को दोस्तों यहीं पर छोड़ दिया गया। लगभग 70 साल तक साइंस इस सवाल से दूर रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे फिर से चर्चा में ला दिया। साल 1965 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक स्टूडेंट रेमोंड मूडी की मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है। ये प्रोफेसर उनको बताते हैं कि उनकी 2 बार मौत हो चुकी है और साथ ही ये बताते हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। कुछ साल बाद जब मूडी खुद जाकर प्रोफेसर बन गए तो उनको एक स्टूडेंट ने अपनी दादी के बारे में लगभग सिमिलर सी कहानी सुनाई। 2 अलग लोगों की एक जैसी सी कहानी थी। उन्होंने एक जैसी सी चीज एक्सपीरियंस करी थी। मूडी के कान खड़े हो गए ये देखकर। I kept hearing from these patients who had almost died and had had really dramatic experiences that had profoundly altered their lives, and yet I couldn't find anything in the psychiatric literature, the psychiatric textbooks, the medical literature that could give me any clue as to what was going on with these patients. उन्होंने और जांच करनी शुरू करी। मूडी ऐसे केसेस ढूंढने लगे और उन्हें इकट्ठा करने लगे। कई सालों की मेहनत के बाद जाकर उन्होंने लगभग ऐसे 150 केसेस इकट्ठे कर लिए और अपनी रिसर्च पर बाद में 1975 में जाकर उन्होंने एक किताब लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक नाम दिया, नियर डेथ एक्सपीरियंस, शॉर्ट फॉर्म NDE। अब इस बंदे ने नाम दिया था इनको। साइंटिस्ट का मानना है कि कोई भी मरकर वापस लौट नहीं सकता, इसलिए जो भी लोग दावा कर रहे थे कि उनकी मौत हो गई और वो फिर वापस आ गए, उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाने लगा, ना कि आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस। ये फ्रेज इनकी किताब के बाद काफी पॉपुलर हुआ और आज की डेट तक इसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि इन सभी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की कहानी लगभग एक जैसी थी। पहले मरीज डॉक्टर को यह कहते हुए सुनता है ये मर चुका है, फिर उसे एक लंबी अंधेरी टनल से गुजरने का एहसास होता है। इसके बाद इंसान अपने ही शरीर के बाहर खड़ा होता है और ऊपर से डॉक्टर्स को अपने शरीर पर CPR करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने मरे हुए रिश्तेदार और दोस्त दिखने लगते हैं जो उससे मिलने और उसकी मदद करने आए हैं। और फिर एक रोशनी आती है, एक बीन ऑफ लाइट, मानो कि कोई दूसरे यूनिवर्स का जीव हो जो सिर्फ रोशनी से बना हो। इसके बाद इंसान की पूरी जिंदगी एक पल में उसके सामने से गुजरती है। To even only think about it, कितना ज्यादा fascinating है। I want to experience it, but I think it's just a fucking effect, एक dream जैसा होता है ना, सपने भी तो आते हैं ऐसे। So I think it is just a dream. अंत में इंसान एक तरह के बैरियर या बॉर्डर पर पहुंचता है जिसे क्रॉस करते ही वो दूसरी दुनिया में चला जाएगा, लेकिन उसे वापस आना पड़ता है क्योंकि उसकी मौत का समय नहीं आया होता। कमाल की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग सब यही एक जैसी सी कहानी सुनाते हैं जिन्होंने ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया हो। इंडिया में भी आफ्टर लाइफ और नियर डेथ एक्सपीरियंस सामने आ चुके हैं। इनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है छज्जू बनिया का। छज्जू की 1990 के दशक में बुखार से मौत हो गई थी और उसके रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी
तैयारी करने लगे थे कि तभी छज्जू जिंदा हो जाता है और जिंदा होकर उसने जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली थी। छज्जू ने दावा किया कि मौत के बाद 4 काले दूत उसके पास आए और उसे यमराज के पास बैठा दिया। वहां पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिसके हाथ में पेन था और बहुत सारे क्लर्क्स थे जिनके सामने बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। इनमें से एक क्लर्क ने कहा कि हमें छज्जू बनिया नहीं चाहिए, हमें छज्जू कुम्हार चाहिए, इसे वापस धकेल दो और दूसरे को ले आओ, इसकी अभी कुछ जिंदगी बाकी है। छज्जू ने उन जीवों से गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे वहीं कोई काम दे दो पर वापस ना भेजो। पास ही एक ऊंची कुर्सी पर सफेद दाढ़ी में यमराज बैठे थे, पर छज्जू की एक ना सुनी गई, उसे वापस धकेल दिया गया और वो जिंदा हो उठा। ऐसी ही एक और कहानी दुर्गा कसम से भाई, इफ दिस इज रियल ना, कसम से। जाटव की है। दुर्गा जाटव को टाइफाइड हुआ था। हफ्तों की बीमारी के बाद एक दिन उनका शरीर ठंडा पड़ गया और उनके घर वालों ने मान लिया कि दुर्गा अब नहीं रहे। लेकिन कुछ देर बाद दुर्गा को वापस सांस आती है। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि 10 लोग उन्हें पकड़कर किसी और ही दुनिया में ले गए। उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने घुटनों के नीचे उनकी टांगे काट डाली ताकि वो भाग ना सके और फिर उन्हें एक ऐसी जगह लाया गया जहाँ मेज और कुर्सियां लगी थी और 40-50 लोग बैठे थे। उन्होंने दुर्गा के कागज देखे और चौंक कर कहा, इनका नाम तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, इसे यहाँ क्यों लाए हो, वापस ले जाओ। इस पर दुर्गा ने कहा कि वापस कैसे जाऊं, मेरे तो पैर ही नहीं है। तब उसके सामने कई जोड़ी टांगे रखी गई और दुर्गा ने अपनी टांगे पहचानी और उन्हें वापस जोड़ दिया गया। जाते जाते उन्हें हिदायत दी गई कि अपने घुटनों को मोड़ना मत, वरना वो वापस जुड़ेंगे नहीं। इस कहानी की सबसे शॉकिंग बात यह है कि दुर्गा के होश में आने के कुछ ही दिन बाद उनकी बहन और एक पड़ोसी ने देखा कि दुर्गा के घुटनों पर गहरे निशान उभर आए हैं, ठीक वहीं पर जहां उनके मुताबिक उनकी टांगे काटी गई थी। पहले वहां ऐसे कोई निशान नहीं था। इट्स सो स्कैरी, मन डर लग रहा है मेरे को। इंडिया में आफ्टर लाइफ की ऐसी कई कहानियां सामने आई हैं। इनमें यमदूत किसी इंसान को पकड़कर ले जाते हैं, फिर उनको किसी एक किताब वाले आदमी के सामने पेश किया जाता है जो हर इंसान का हिसाब किताब रखता है। फिर पता चलता है कि कोई गलती हो गई और गलत आदमी को उठा लाया गया, इसलिए फिर उसे वापस धकेल दिया जाता है। अब सुनने में दोस्तों ये रिलीजियस बुक से उठाई गई किसी कहानी जैसी लगती है। हिंदू धर्म में मौत के बाद की यात्रा का गरुड़ पुराण में जिक्र है। इसके मुताबिक यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त मिलता है जो पूरी जिंदगी का लेखा जोखा रखता है। इसी खाते को देखकर यमराज तय करते हैं कि आगे किसी के साथ क्या होगा। अब सवाल यह है कि इन लोगों की कहानियों में आखिर कितनी सच्चाई है, इनकी बातों पर कितना यकीन किया जा सकता है। साइंस धार्मिक किताबों को तो नहीं मानता और ना ही इन एनेक्डोटल केसेस को मानता है। साइंस के लिए ये सारी कहानियां सिर्फ एक कलेक्शन है जिसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर दोस्तों एक स्टडी सामने आती है। दिसंबर 2001 में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को लेकर एक स्टडी द लैंसेट जर्नल में पब्लिश हुई। ये साइंस की सबसे रेप्यूटेड जर्नल्स में से एक है। इस स्टडी में 1988 से 1992 के बीच नेदरलैंड्स के हॉस्पिटल्स में उन 344 मरीजों का इंटरव्यू किया गया जो कार्डियक अरेस्ट के बाद क्लिनिकली मर चुके थे और उन्हें सीपीआर देकर दोबारा जिंदा किया गया। हर एक मरीज का यहाँ पूरा मेडिकल रिकॉर्ड था और इंटरव्यू भी वापस जिंदा होने के सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर लिया गया। इन 344 में से 62 मरीजों ने यानी 18% ने क्लिनिकली डेड होने के दौरान आफ्टर लाइफ देखने का दावा किया। लेकिन आफ्टर लाइफ पर यकीन करने का मतलब है कि यह मानना कि मौत के बाद भी कॉन्शियसनेस हमारी जिंदा रहती है और यह बात मेडिकल साइंस के बहुत बेसिक अजम्पशन को चैलेंज करती है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे डिपेंडेंस थीसिस कहते हैं। इसके मुताबिक जिंदगी भर हमारा हर मेंटल एक्सपीरियंस ब्रेन पर डिपेंड करता है। कॉन्शियसनेस, हमारी मेमोरीज, हमारी यादें, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स सब ब्रेन एक्टिविटी के साथ घटते बढ़ते हैं। तो ये मानने की कोई वजह नहीं है कि ठीक मौत के बाद ब्रेन पर यह डिपेंडेंस अचानक से खत्म हो जाती है, यानी कि बिना ब्रेन के कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कॉन्शियसनेस हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो ये टनल, खुद की ही बॉडी को ऊपर से देखना, ये सब कैसे पॉसिबल है? साइकोलॉजिस्ट सूजन ब्लैकमोर इस पूरी बहस को एक लाइन में फ्रेम करती है। क्या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस मौत के बाद की जिंदगी की झलक है या फिर मरते हुए ब्रेन्स के विजन्स हैं? सोचकर देखिए, जो भी लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बताते हैं उनमें कुछ चीजें लगभग कॉमन होती हैं। एक टनल, गहरी शांति, खुद के ही शरीर को बाहर से देखना और उनकी पूरी जिंदगी का एक रिव्यू। जो लोग इसमें यकीन करते हैं वो लोग इसे आफ्टर लाइफ का सबसे बड़ा सबूत बताते हैं। उनका लॉजिक सिंपल है, सारे लोगों के बीच में सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये सब असली में है। I began to see the first tunnel, and it was just this black line of me looking at me, but from above. All of a sudden, my consciousness split, and I was in my body, but I was outside of it too. It was so real. I mean, it wasn't like a dream at all. Like, it's almost like my senses were multiplied. I didn't feel like I had imagined where I was or hallucinated. It was very real to me.
लेकिन डॉक्टर सुजन ब्लैकमोर के मुताबिक यही कंसिस्टेंसी प्रूफ करती है कि ये सब एक मरते हुए इंसानी ब्रेन के विजन्स हैं। वो टनल जो मरते हुए लोगों को दिखती है वो हमारे ब्रेन सेल्स का कमाल है। हमारे ब्रेन में देखने का काम विजुअल कॉर्टेक्स करता है और उसकी वायरिंग की एक खास बात है, उसमें सेंटर विजन के लिए बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं और एजेस पे जो हमारा विजन होता है उसके लिए कम सेल्स होते हैं। ऐसे में जब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के केस में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये सेल्स रैंडमली फायर करने लगते हैं और बीच में जहां ज्यादा सेल्स मौजूद है वहां ज्यादा रोशनी दिखती है और किनारों की तरफ जहां सेल्स कम है वहां रोशनी फेड हो जाती है। डॉक्टर ब्लैकमोर के अनुसार यही चीज टनल जैसी दिखती है। Typically, you have a dark tunnel moving through a dark tunnel towards a bright light to be looking at the world from a position outside your body and maybe even watching things happening to the body. उन्होंने कंप्यूटर पर इस रैंडम फायरिंग की एक सिमुलेशन भी बनाई जिसके बाद स्क्रीन पर टनल जैसी शेप दिखने लगी। इसी तरह जो गहरी शांति और खुशी महसूस होती है उसके लिए जिम्मेदार हैं एंडोर्फिन्स और मॉर्फिन जो एक्सट्रीम स्ट्रेस में रिलीज होते हैं और पीस और वेलबींग की फीलिंग्स देते हैं। जो पूरी जिंदगी एक पल में दिख जाती है वो इसलिए होता है क्योंकि एंडोर्फिन्स टेम्पोरल लोब और लिम्बिक सिस्टम में सीजर्स और रैंडम एक्टिवेशन कॉज करते हैं। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जहां पर मेमोरी स्टोर होती है। इसके अलावा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसमें ऐसा लगता है कि आप अपने शरीर से बाहर आ गए हो और दूर से ही अपने शरीर को देख रहे हो। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि ये ब्रेन का ब्रेकडाउन से डील करने का तरीका होता है और इसका सबूत भी मिला एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में जिसका आफ्टर लाइफ और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। फाइटर जेट्स, असल में जब फाइटर पायलट्स बहुत तेजी से मैनूवर्स करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनका हार्ट खून और ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता और पायलट्स बेहोश हो जाते हैं। इस कंडीशन को GLOC कहा जाता है, फुल फॉर्म जी फोर्स इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे समझने के लिए यूएस नेवी के जेम्स विनरी ने वॉलंटियर्स को एक ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज में घुमा घुमाकर बार बार कंट्रोल्ड तरीके से बेहोश किया। तो ये मीम वहां से आई है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन तो पता ही होगी आपको क्या होती है। तो ह्यूमन सेंट्रीफ्यूग एक तरीके की बड़ी सेंट्रीफ्यूगल मशीन टाइप बनाई गई जिसमें एक रोटेटिंग डिवाइस था और लोगों को घुमाया जाता था। तो जब ये लोग बेहोश हुए इन वॉलंटियर्स ने अपना एक्सपीरियंस बताया और इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही था जैसा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में होता है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यहाँ पर कोई मर नहीं रहा था, ना ही कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा था, बस एक घूमती हुई मशीन थी जिसके कारण दिमाग तक खून और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया। वही चीज जो मरते हुए लोगों के साथ अक्सर होती है। आज के दिन दोस्तों नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में जो होता है उसे डाइंग ब्रेन हाइपोथेसिस से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जो इंडिया वाले केसेस हैं उनको लेकर स्केप्टिक्स का जवाब है कि ये साबित करता है कि पूरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हमारे कल्चर और हमारी एक्सपेक्टेशंस का बुना हुआ है। Details of what people see are absolutely dependent on their A Christian will see a man in a white robe, fucking Jesus Christ descending from the heavens, or of course a Hindu will see चित्रगुप्त and some other shit, और कोई मुसलमान होगा तो वो देखेगा क्या बोलते हैं वही कादिर अदल, वही होता है ना उनका, एक तरफ गया कादिर एक तरफ बदल गया। I don't know what Spiritual being at the end. That's got to be Exactly. culturally. So the Christians are going to see St. Peter at the pearly gates, and the Hindus are going to have a book and their name is not in it. They got the name wrong and they're sent back, or all of that is culturally dependent. अगर बचपन से आप यमराज और चित्रगुप्त की कहानियां सुन रहे हो तो आपको मरते वक्त भी यमदूत ही दिखेंगे। इस पूरी मिस्ट्री में दोस्तों आज के दिन साइंस नियर डेथ एक्सपीरियंस की लगभग हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है और ये समझने के लिए हमें पैम रेनॉल्ड्स की कहानी पर वापस जाना होगा। याद कीजिए पैम रेनॉल्ड्स की सर्जरी के दौरान कंडीशंस, आंखों पर टेप बंधी थी, कान स्पीकर से ब्लॉक थे, बॉडी टेम्परेचर 16 डिग्रीज था, दिल काम ही नहीं कर रहा था और ब्रेन में सारी एक्टिविटीज बंद हो चुकी थी। पैम ने बताया कि एक गूंजती हुई सी आवाज उन्हें खींचकर शरीर से बाहर ले आई और वो सर्जन के कंधे के पास से ऑपरेशन देखने लगे। उन्हें वो हड्डी काटने वाली आरी साफ दिखाई थी जो उनके हिसाब से एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसी दिख रही थी। उन्हें किसी महिला की भी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि वेन्स और आर्टरीज बहुत छोटी हैं और फिर उन्हें रोशनी का एक छोटा सा पॉइंट दिखा जो उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा। उस रोशनी में उन्हें अपनी मरी हुई दादी, अंकल और बहुत से ऐसे लोग दिखे जो रोशनी के बने हुए थे। आखिर में उनके अंकल ने उन्हें धक्का देकर जबरदस्ती उनके शरीर में वापस भेज दिया और वो दूसरे इलेक्ट्रिक शॉक पर शरीर में वापस गिर गई। अब इसमें से रोशनी का वो छोटा सा पॉइंट दिखना, दादी और अंकल दिखना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस महसूस करना यानी खुद की ही बॉडी को ऊपर से देखना, इन सब चीजों का साइंस के पास जवाब है। लेकिन वो जो बोन सॉ की एग्जैक्ट शेप बताई गई, जो आरी बाहर रखी, वो जो महिला की आवाज थी जो
क्या पता उसने पहले देख लिया हो। कार्डियोवैस्कुलर टीम की हेड की आवाज थी। और सबसे बड़ी चीज, उन्हें कैसे पता लगा कि उन्हें दूसरी बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तब जाकर वो तो उसने कहा कि मुझे दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक लगा। मैं पीछे है तुम रो में एक अकेले कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। आई एम रियली स्केयर्ड। हुई। खुद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर स्पेट्सलर को भी याद नहीं था कि पैम को जिंदा करने के लिए 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे, लेकिन ये चीज पैम को पता थी। She talked about her heart being shocked twice, give me details that she just shouldn't know. इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया कि पैम को ऑपरेशन के बीच में हल्का सा होश आया और उन्होंने आसपास की चीजों को देखकर और आवाजों को सुनकर एक पिक्चर बना ली, लेकिन उनके कान बंद थे, आंख बंद थी। उनकी आंखों पर तो टेप लगी थी। दोनों कानों में स्पीकर लगे हुए थे जो हर सेकंड में 11 से 33 बार उतनी ही तेज आवाज कर रहे थे जितनी एक सबवे ट्रेन करती। इतनी तेज आवाज में ऑपरेशन के दौरान हुई बातचीत सुनना, वो भी एक मरीज के लिए लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा ऑपरेशन शुरू होने तक सारे इंस्ट्रूमेंट्स पैकेट्स में रखे हुए थे, तो पैम के ऑपरेशन के लिए आते वक्त इन्हें देखने की कोई संभावना भी नहीं थी। खुद पैम का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट स्पेट्सलर ने 2007 में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें नहीं समझ आता कि पैम ने ऑपरेशन के दौरान की बातें कैसे बताई। साइंटिफिक नजरिए से उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ सही में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं दोस्तों जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। साइंटिस्ट ने आफ्टर लाइफ Still, there are a lot of questions we will never able to guess because we just cannot. It's not possible. But yeah, फिर भी इनसे खाली जानने में मजा आता है। को कंक्लूसिवली प्रूफ करने के लिए एक और स्टडी करी थी। डॉक्टर सैम पार्निया ने अवेयर नाम की स्टडी करी। इसका डिजाइन सिंपल था। हॉस्पिटल्स के उन इलाकों में जहां कार्डियक अरेस्ट सबसे ज्यादा होते हैं, छत के पास ऊंची शेल्फ्स लगाई गई और हर शेल्फ के ऊपर एक इमेज रखी गई जो सिर्फ ऊपर से यानी छत की तरफ से नीचे देखने पर ही दिख सकती थी। कई हॉस्पिटल्स में ऐसे लगभग 1000 शेल्फ्स लगाई गई। लॉजिक साफ था, अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान लोग सच में छत के पास अपना शरीर देखते हैं तो किसी ना किसी को कोई ये इमेज भी दिखेगी। लेकिन अगर ये विजन सिर्फ दिमाग में ही आ रहे हैं तो वो इस इमेज के बारे में नहीं बता पाएंगे। 4 सालों में अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रिया के 15 हॉस्पिटल्स में कार्डियक अरेस्ट से जुड़े 2000 से ज्यादा लोगों पर यह स्टडी की गई, जिनमें से 101 मरीजों ने इंटरव्यूज के सारे स्टेजेस पूरे किए। इन 101 में से 9 ने नियर डेथ एक्सपीरियंस होने का दावा किया और 2 के पास अपने कमरे के माहौल की डिटेल्ड यादें थी। लेकिन इस स्टडी का भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं निकल पाया। इन 2 में से एक इंसान इतना बीमार था कि उसका इंटरव्यू ही नहीं किया जा सका और दूसरे मरीज को जब कार्डियक अरेस्ट आया तो वहां पर कोई शेल्फ नहीं लगाई गई थी उस वाले कमरे में। सच बात यह है दोस्तों कि कुछ मिस्ट्रीज आज के दिन भी मिस्ट्रीज हैं। साइंस के पास लाइट टनल्स का एक्सप्लेनेशन है, अपने मरे हुए रिश्तेदारों को देखने का एक्सप्लेनेशन है, खुद की ही बॉडी से बाहर देखने का भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्सप्लेन कर देना और जवाब मिल जाना ये 2 अलग चीजें हैं। पैम रेनॉल्ड्स जैसे केसेस आज भी इस पूरी थ्योरी सीजीपी प्रोटेस्ट पे वीडियो बनाओ भाई की दीवार में एक क्रैक की तरह मौजूद है, जिनका जवाब ना बिलीवर्स के पास है ना स्केप्टिक्स के पास। हालांकि मैं हमेशा की तरह कहूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी proofs. Of course, bhai. I cannot. No one can just come up and say shit and people like, oh no, you should believe it because it's my experience. That's not how this bitch works. Ordinary evidence. और आफ्टर लाइफ से ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कोई हो नहीं सकती। अच्छी वीडियो, मुझे नींद भी आ रही है भाई, इतना डरावना भी लग रहा है। मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। पता ना अगली वीडियो कौन सी देखूं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।